एपिसोड 10 की शुरुआत में एक लड़की रास्ते पे जा रही होती है, तभी पीछे से किम योंग मी उसके सर पे पत्थर से मारती है और वो लड़की जमीन पर गिर पड़ती है। फिर जब उसकी सांसें चेक करती है तो घबरा जाती है और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने के बाद एक जगह रुक जाती है, फिर टेंशन के मारे स्मोक करती है। लगभग 4 से 6 सिगरेट फूकने के बाद पता नहीं उसे क्या होता है और अपनी गाड़ी घुमाकर वापस उसी तरफ निकल पड़ती है। ड्राइव करते हुए स्मोक करने के लिए लाइटर को ढूंढती है जो वहीं नीचे गिरा पड़ा था। सामने उसका ध्यान नहीं होता और अचानक उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। किम योंग मी बुरी तरह डर जाती है पर हिम्मत करके उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है और जब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसको थोड़ी देर पहले उसने पत्थर मारा था, तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। वहीं इधर होमिन अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास कॉल आता है और पुलिस वाला अपना परिचय देने के बाद कहता है कि मिस किम योंग मी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पूछताछ करने पर योंग मी ने बताया कि अटर्नी होमिन उनकी वकील है। ये सुनकर होमिन चौंकते हुए कहती है पर मैं तो किसी योंग मी को नहीं जानती। तो पुलिस वाला कहता है देखिए वो वकील के बिना सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। बेशक आप बिजी होगी पर एक बार स्टेशन आकर कंफर्म करे तो अच्छा होगा। होमिन कहती है ठीक है मैं समझ गई। अगले सीन में वही पुलिस वाला होमिन को इंटेरोगेशन रूम में लेकर जाता है। होमिन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो योंग मी कहती है लगा ही था तुम भूल जाओगी। मेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो और इस वजह से तुम्हें मेरा केस लड़ना होगा। ये सुनकर होमिन हक्की बक्की रह जाती है। अब वो पूरी बात अपने दोस्तों को बताती है पर दोस्त भी समझ नहीं पाते कि आखिर वो लड़की है कौन। जियुन कहती है हम तेरे सभी दोस्तों को जानते हैं पर उनमें योंग मी नाम की तो कोई भी नहीं है। सियोला कहती है क्योंकि हम तीनों हाई स्कूल में अलग हो गए थे तो शायद कोई हाई स्कूल की दोस्त हो। तो होमिन बताती है कि उसने स्कूल तक की पढ़ाई की है, उम्र में काफी बड़ी है तो उसकी दोस्त तो नहीं हो सकती और पीड़िता ने भी हाई स्कूल की पढ़ाई यूएस से की थी तो उन दोनों का ही उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं लगता। सियोला पूछती है तो अब तू क्या करेगी, क्या इस केस को लेगी? तो कहती है केस को ना लेना भी गलत होगा, ऊपर से कंपनी ने प्रो बोनो केस लेना भी बंद कर दिया तो फीस भी देनी होगी और योंग मी की हालत को देखकर लगता तो नहीं है कि उसके पास इतने पैसे होंगे। रात में भी होमिन योंग मी के बारे में ही सोचती रहती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर सब कुछ समेट के ड्रॉवर खोलती है तो अटर्नी युन की रुमाल वहाँ रखी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। स्मेल करके देखती है और दुखी होते हुए कहती है कि वो महक तो गायब हो गई। अगले दिन ली जिन युन के ऑफिस में आता है और दुखी होकर उसकी चेयर पर बैठ जाता है। युन पूछता है कुछ हुआ है क्या? तो कहता है अपनी टीम तो बिल्कुल रूखी सूखी और बोरिंग है। मैं तो कहता हूँ रेगिस्तान भी हमारी टीम के सामने हरा भरा लगता होगा। युन पूछता है तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो कहता है तुझे नहीं लगता हमें टीम डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए? युन कहता है अभी थोड़े दिन पहले ही तो किया था। तो कहता है अब क्या सालगिरह की तरह साल में एक बार करेगा? वैसे भी पिछली बार तू तो आया भी नहीं था। युन कहता है ठीक है तो अब कर लेते हैं। ये सुनते ही खुशी के मारे झूम उठता है और कहता है ठीक है तो आज ही करते हैं और इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि हर कोई बिना बहाने के आ जाए, खास तौर पर अटर्नी योन को ही देख ले। पिछली बार भी उसने बहाना बना दिया था पर इस बार उसे आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही युन हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो हड़बड़ाते हुए कहता है तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मेरा मतलब था कि अटर्नी योन का टीम के साथ तालमेल थोड़ा बिगड़ गया है। योन कहता है ठीक है जगह और वक्त तय कर मैं पहुंच जाऊंगा। तो कहता है ठीक है मैं तैयारी करता हूँ। उसके जाते ही यून मुस्कुराता है। रात में पूरी लिटिगेशन टीम डिनर के लिए जाती है जहाँ होमिन सबके लिए ड्रिंक्स बनाती है और सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जोई बाहर आके बैठ जाती है। वो कोई सोच में डूबी हुई थी। तभी होमिन आकर पूछती है बाहर क्यों बैठी हो? तो बताती है कि उसे घुटन हो रही थी इसलिए ताजी हवा खाने बाहर आ गई। होमिन कहती है उस दिन जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो सब सुलझाया नहीं, सब अपने काम में बिजी थे इसलिए कोई पूछ नहीं पाया, लेकिन हम सब तुम्हारे लिए परेशान थे। तो बताती है कि उसकी माँ बहुत समझदार है पर उनमें मर्दों को पहचानने की समझ नहीं है। जब उस आदमी को पता चला कि मैं वकील हूँ तो उसने मेरी माँ को मेरे नाम का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने पर मजबूर कर दिया और क्योंकि लोग वकीलों की बात मानते हैं तो काफी लोग आसानी से फंस गए। अब वो लोग 20 मिलियन वॉन की डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो मेरी माँ को जेल भेज देंगे। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि डिपॉजिट और सेविंग्स को मिलाकर मेरे पास पूरे 20 मिलियन है जो मैंने अपनी ख्वाहिशों को मार कर इकट्ठा किया था। पर चलो अच्छा है मुझे लोन तो नहीं लेना पड़ेगा। होमिन कहती है मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस बार उन्हें बचा लेती हो तो शायद तुम अपनी माँ से दोबारा नई शुरुआत करने का मौका छीन लोगी। उन्हें गलती का एहसास होगा तभी तो खुद को बदल पाएगी। चोई कहती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और उसका शुक्रिया करती है। वहीं अटर्नी युन भी इनकी बातें सुन रहा था पर जब वो देखता है कि होमिन ने उसे अच्छी राय दी है तो बिना कुछ कहे चला जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद होटल से बाहर आते ही लीजिन कहता है तो क्या कहते हो दूसरे राउंड के लिए चलें? तो सब लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं पर अटर्नी योन इसके लिए मना करती है और लीजिन दुखी होते हुए कहता है देखो मैं इसी सूखे रेगिस्तान की बात कर रहा था, पूरा मजा खराब कर दिया और सबको बाय बोल के घर की ओर निकल पड़ता है। यून कहता है ठीक है तो फिर कल मिलते हैं और चोई से कहता है तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। यह सुनकर वो थोड़ी हैरान होती है। यून कार की डिक्की से कुछ बैग्स निकालता है और चोई को थमा देता है। चोई पूछती है सर इसमें क्या है? तो कहता है इसमें तुम्हारी बहनों के लिए कुछ कपड़े हैं। ये सुनते ही वो खुश होते हुए यून का शुक्रिया करती है। यून कहता है हाँ एक और बात, हमारी कंपनी क्राइटेरिया पूरा करने वाले एसोसिएट्स को मार्केट रेट से भी कम ब्याज पर लोन देती है तो मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा।
मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी बहनों के साथ किसी अच्छी जगह घर लेके रह सको। चोई कहती है मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका शुक्रिया सर। यून कहता है पर तुम अकेली घर संभालती हो, इसका मतलब ये मत समझना कि बिना मेहनत किए मैं तुम्हें अच्छे नंबर दे दूंगा। चोई कहती है मैं पूरी मेहनत करूंगी सर। तो कहता है लेकिन अगर तुम्हें किसी बड़े की सलाह की जरूरत पड़े तो कहीं और मत भटकना, सीधा मुझे याद करना। ये सुनकर चोई हाँ में जवाब देती है और यून अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। अब ली जिन जबरदस्ती अटर्नी योन के घर में घुस आता है। वो पूछती है अंदर कहाँ जा रहे हो? तो कहता है प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पिला दीजिए। और जब योन उसके लिए पानी लेकर आती है तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। योन कहती है देखो ये औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो पूछता है क्यों? योन कहती है एक तो उम्र में बड़ी है, दूसरा शादीशुदा रह चुकी है और एक बेटी भी है। तो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योन कहती है तुम समझ नहीं रहे, मैं अब माँ नहीं बन सकती। तो कहता है अरे वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। योन कहती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर वो नहीं मानता और उसे किस करने लगता है। वहीं इधर लॉकअप में योंगमी वही सपना देख रही होती है जो उसे बार बार परेशान करता है। जब वो स्कूल में थी तो लड़कियां उसे बहुत टॉर्चर करती थी, कभी उसके ऊपर पानी गिरा देती तो कभी उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाती। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसके चेहरे को सिगरेट से जलाने लगी। इस हादसे को याद करके आज भी वो चीखते हुए नींद से उठ जाती है। उसके साथ वाली कहती है इसका तो रोज का हो गया, वो लोग इसे अलग सेल में क्यों नहीं रखते। और योंगमी बुरी तरीके से घबराई हुई होमिन की उस पेपर कटिंग को देखती है। इधर लीजिन सुबह उठता है तो अटर्नी योन वहाँ पर नहीं होती। लिविंग एरिया में आता है तो योन का एक नोट मिलता है कि मुझे ऑफिस से पहले एक जरूरी काम पर जाना पड़ा। लीजिन कहता है चलो कोई बात नहीं, ऑफिस में तो मिलने ही वाले हैं। वहीं अटर्नी योन उसी रात वाले पल को याद करके बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया। अगले सीन में पुलिस वाली बताती है कि योंगमी की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि उसे PTSD हुआ है। होमिन पूछती है PTSD मतलब? तो कहती है उसे बहुत घबराहट हो रही है और वो हर रात बुरे सपनों की वजह से डर के मारे चीखते हुए उठ जाती है। सपनों के दर्द को वो रियल में फील कर सकती है। ये सुनकर होमिन थोड़ी चौंक जाती है। अब वो योंगमी से मिलने जाती है जो मन ही मन कुछ बोल रही थी। होमिन पूछती है तुम ठीक हो? तो कहती है तुम्हें पता है मैं स्कूल में हमेशा अपनी क्लास की टॉपर थी और हाई स्कूल में भी ऐसा ही था। होमिन कहते पर रिकॉर्ड के हिसाब से तुम स्कूल तक ही पढ़ी हो। तो बताती है कि उसने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि स्कूल में उसने बहुत टॉर्चर सहा था। फिर अपने चेहरे का घाव दिखाते हुए बताती है कि ये सिगरेट से जलाया था। होमिन पूछती है इसका मतलब तुम्हें टॉर्चर करने वाली लड़की वही थी? तो कहती है हाँ वही चे सोयून जो मेरी गाड़ी के सामने आके मर गई और ये जख्म भी उसी ने दिया। सोचा था GED का एग्जाम देकर कॉलेज चली जाऊंगी, पर रात में वही बुरे सपने और दिन में पूरी बॉडी पेन करती। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दवा लेने पर बॉडी सुन्न हो जाती और नहीं लेने पर पूरा दिन घुटन होती, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाती। होमिन कहती तुमने कहा था कि इसके लिए कई हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो वो कोई जवाब नहीं देती और कहती है मुझे अब आराम करना है और चली जाती है। वहीं लीजिन देखता है कि अटर्नी योन अपने ऑफिस में नहीं है। तभी CEO आकर बताती है कि वो केस के लिए बाहर गई है, कल तक आ जाएगी। तो कहता है वापस आ जाए तो मुझे बता देना। CEO कहती है वैसे अर्जेंट कुछ हो तो उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। तो हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं नहीं उन्हें बिल्कुल मत बताना, मैं ढूंढ रहा था। CEO कहती है ठीक है नहीं बताऊंगी। इधर यून कह रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर CEO पर पैसों की हेराफेरी का इल्जाम लगता है तो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस्टर जी कहता है मतलब कि ब्लू स्टोन ने हाइनी कोर को 15 बिलियन का कर्ज दिया, फिर CEO पे पैसों की हेराफेरी का इल्जाम लगाकर कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया और हाइनी कोर के शेष मुफ्त में हड़प लिए। मतलब कि थोड़े ही समय में OPT को कंपनी बेचकर 100 बिलियन का मुनाफा कमा लिया। नायोन कहती है इसका मतलब मिस्टर कोर ने बहुत ही बड़ा खेल रचा है। वो जानते थे कि OPT हाइनी कोर को खरीदना चाहती है, पर क्योंकि OPT और हाइनी कोर दोनों ही यूनिम के क्लाइंट थे तो सीधे तौर पर OPT के साथ मर्ज करने की सलाह देना मतलब अटर्नी एट लॉ एक्ट का उल्लंघन होता। जून कहता है और इसीलिए वो ब्लू स्टोन को बीच में लेकर आए जिसमें वो खुद बेनिफिशियरी थे और OPT का केस भी लड़ा जिसके बदले उन्हें कई अरबों वॉन की फीस मिली और इसी वजह से यूलिम में मिस्टर को की जगह एक बड़े वकील की तरह पक्की हो गई। मिस्टर जी कहता है लगता तो नहीं उसने कोई सबूत छोड़ा होगा। तभी नायोन बोल पड़ती है कि मेरे पास एक रास्ता है। इधर होमिन अपने डेट से बात करते हुए ऑफिस की बिल्डिंग में आती है। तभी अचानक यून उसका हाथ पकड़कर खींचता है और अगले ही पल उस पे कोई ड्रिंक फेंक के मारता है। फिर एक लेडी आकर उस पे चिल्लाती है कि तुम मेरी बेटी की कातिल का केस कैसे ले सकती हो। यून उसे रोकने की कोशिश करता है तो कहती है हट जाओ, मुझे कांगोमिन का मुंह तोड़ना है। उस लेडी को देखकर होमिन को सब याद आने लगता है कि कैसे योंगमी को कुछ लड़कियां मिलकर मार रही थी और वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा करके वहाँ से निकल गई थी। होमिन बुरी तरीके से घबरा जाती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। यून भी उसे देखकर हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। होमिन अपनी माँ के पास आकर कहती है किम योंगमी जो पहले किम सोयून थी उस पर चे सोयून की मौत का इल्जाम लगा है। उसकी माँ कहती है क्या मैं उसे जानती हूँ? तो कहती है याद कीजिए आप इतना तो कर ही सकती है। फिर भी उसकी माँ कुछ भी समझ नहीं पाती। तो कहती है बहुत पहले मैंने एक मैगजीन में आपका इंटरव्यू पढ़ा था, आपने कहा था कि मुझे किसी भी चीज का कोई अफसोस नहीं है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? क्या आपने किम सोयून के साथ सही किया था? मुझे लगता है आपको अफसोस करना चाहिए और यहाँ से चली जाती है। अब वो सीधा जाकर योंगमी से मिलती है और कहती है मुझे याद आ गया तुम कौन हो, तुमने किम सोयून से अपना नाम बदलकर किम योंगमी रख लिया। तो कहती है हाँ मुझे उस नाम से नफरत थी इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया। तभी होमिन कुछ कह रही होती है कि वो उसकी बात को बीच में ही काट कर कहती है हाँ तुम्हारी भी कोई मजबूरी
होगी। पर जुर्म को देखकर अनदेखा करने वाला भी जुर्म करने वाले का साथ ही दे रहा होता है, इसीलिए तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। होमिन कहती है तुम चाहती क्या हो, मैं क्या करूं? तो कहती है कत्ल के इल्जाम से कैसे भी करके मुझे बरी करवा दो। होमिन ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है देखो आज तक तुमने जितना भी दुख देखा है उसे सजा कम करने की बजाय मान सकते हैं, पर इससे कत्ल का इल्जाम खत्म नहीं होता। तो कहती है अगर उस समय किसी ने मेरी हेल्प की होती तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह बैठी होती या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कामयाब होती। मुझे पता है मेरी मांग जायज नहीं है, पर एक बार के लिए मेरी हेल्प करो क्योंकि अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। यह सुनने के बाद होमिन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। कोई कोई सी यहाँ से निकल रही होती है कि तभी उसके पास यून का टेक्स्ट आता है कि तुम ठीक तो हो ना, और जल्दी से ऑफिस की ओर निकल जाती है। यहाँ से सीधा यून के ऑफिस में जाती है और कहती है सर आप ठीक तो है ना, मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। यून कहता है कोई बात नहीं, फिर पूछता है क्या वो योंगमी वाले केस में पीड़ित की माँ थी और तुम्हारी जान पहचान वाली थी क्या? तो होमिन हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि वो पहले उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन वो उसके स्कूल में ही पढ़ी थी और योंगमी स्कूल में हिंसा का शिकार थी और जो मर चुकी है वो हिंसा की मास्टरमाइंड थी। अब वो उसे हर हाल में खून के इल्जाम से बरी कराएगी क्योंकि आखिरकार वो भी जिम्मेदार है। यून चौंकते हुए पूछता है तुम इसकी जिम्मेदार कैसे हो? तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है। होमिन की माँ उसे स्कूल में ड्रॉप करती है, फिर ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसकी कार के सामने अचानक से चे सोयून आती है जो कार से टक्कर होने से बाल बाल बच जाती है। होमिन की माँ घबराकर कार से उतरती है और उसे संभालती है, पर चे सोयून उससे बेरुखी से बात करती है और जल्दी जल्दी में अपने स्कूल की ओर निकल पड़ती है। होमिन की माँ देखती है कि वो अपना फोन वहीं पर भूल गई है। वो उसे आवाज भी लगाती है पर वो तब तक निकल गई थी। उसकी ग्रुप चैट ऑन थी और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे। ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनमें उनके ग्रुप ने योंगमी के साथ हिंसा की है। ये देखकर वो सहम जाती है। तभी उसके फोन पे कॉल आता है और वो कहती है हाँ तुम्हारा फोन मेरे पास है, अपनी माँ को मुझसे मिलने भेजो। अगले सीन में उसकी माँ जो कि स्कूल की चेयरमैन थी होमिन की माँ को धमकी देते हुए कहती है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी गलत ना हो तो इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। ये सारी बातें होमिन भी सुन रही थी। कहानी प्रेजेंट में आती है और होमिन कहती है आखिरकार मेरी माँ ने इस मामले में दखल नहीं दिया और मैंने भी उस घटना को ऐसे ही जाने दिया। कुछ समय बाद योंगमी ने स्कूल छोड़ दिया और चे सोयून भी पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। अब वो यून से इस केस को खुद ही लड़ने की रिक्वेस्ट करती है। यून कहता है ठीक है ये तुम्हारा पहला क्रिमिनल केस होगा तो कर पाओगी ना? तो कहती है हाँ सर मैं जी जान लगा दूंगी। अब रात में नायोन चेयून के साथ एक होटल में होती है। चेयून उसकी खूब तारीफें करता है, फिर कहता है आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन है। नायोन पूछती है कैसा खालीपन? तो कहता है ऐसा खालीपन जिसे शायद मैं भर सकता हूँ। यह सुनते ही नायोन उसे देखकर खो जाती है। अगले सीन में उसी होटल के एक रूम में बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है और बेड के पास नायोन की हील्स पड़ी होती है। अगले दिन कोर्ट में होमिन साफ साफ कहती है कि मैं अपने क्लाइंट को निर्दोष मानती हूँ। ये सुनते ही पीड़ित की मां भड़क जाती है। जज साहिबा कहती है जानती हो ना सबूतों को देखते हुए आपका ये दावा आरोपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपने इस बात पर विचार किया? तो होमिन कहती है जी मैंने इस बात पर पूरा विचार किया, मेरे क्लाइंट ने जो भी किया वो कानूनी तौर पर हत्या नहीं है। फिर समझाती है कि जब योंगमी ने पीड़ित को किसी भारी चीज से मारा था तो चोट पहुंचाने का इरादा हो सकता है, पर उससे पीड़ित की मौत नहीं हुई। दूसरा कार से टक्कर से जो पीड़ित की मौत हुई वो जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि वो एक हादसा था जो अचानक हुआ। इसलिए इस मामले को दो हिस्सों में देखा जाना चाहिए। पहली हरकत को मारपीट और दूसरी को ट्रैफिक दुर्घटना से मौत के विशेष मामलों के एक के तहत लापरवाही से हुई मौत का इल्जाम माना जाना चाहिए। जज साहिबा कहती है ठीक है मैं समझ गई। कोर्ट रूम से बाहर आते यून कहता है तुमने अच्छा काम किया, पर कितनी भी अच्छी बहस कर लो सिर्फ उसके दम पर केस नहीं जीत पाओगी। असली जीत तभी होगी जब ऐसे सबूत मिलेंगे जो तुम्हारी बातों से मेल खाते हो। होमिन कहती है ठीक है सर मैं समझ गई। यून के जाते ही बाकी लोग भी होमिन की तारीफें करते हैं। जोई कहती है क्या सच में उसकी फीस तुम देने वाली हो? ये सुनकर बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। हेयोन कहता है ठीक है फिर हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। रात में लिटिगेशन टीम इसी केस पर काम कर रही होती है। तभी होमिन के पास उसकी माँ का टेक्स्ट आता है कि उसने ईमेल से कुछ जानकारी भेजी है और उसने योंगमी की फीस भी ट्रांसफर कर दी है। इसके बारे में उसे जीवन से पता चला। ये देखकर होमिन खुद से ही कहती है कि उसे माँ को बताने की क्या जरूरत थी। फिर जल्दी से माँ की भेजी इन्फो को चेक करती है और अचानक से कहती है मिल गया। अगले दिन अटर्नी योन एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी होमिन वहाँ पर आती है। योन कहती है सॉरी मैंने ऑफिस की बजाय तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुला लिया। होमिन कहती है पर ये जगह तो बहुत बढ़िया है, काश लीजिन सर भी ऐसी जगह पर मीटिंग के लिए बुलाते। तो हड़बड़ाते हुए लीजिन को इस जगह के बारे में बताने के लिए मना करती है। अब होमिन मजे से उसका ऑर्डर किया खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी जोर से आवाज आती है, एक वेटर ने कस्टमर पे गलती से ड्रिंक गिरा दिया था। वेटर सॉरी बोलती है पर वो आदमी उस पे भड़क जाता है। तो वेटर को भी गुस्सा आता है और कहती है सॉरी बोलो, मुझ पर चिल्लाए कैसे, गलती तो हम दोनों की है। आदमी कहता है मैनेजर को बुलाओ, देखना मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा के रहूंगा। तो कहती है सच में आप ना समझे, जानते हैं आजकल पार्ट टाइम वर्कर्स मिलना कितना मुश्किल है, तो इतनी सी बात पे मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे। आदमी उस पे हाथ उठाने की कोशिश करता है तो कहती है मारो, फिर देखो कैसे चटनी बनाती हूँ तुम्हारी। यह देखकर अटर्नी योन आती है और पैसे देते हुए कहती है ये लो अपने कपड़े धुलवा लेना। आदमी कहता है तुम क्या यहाँ की मैनेजर हो? तो योन कहती है नहीं तुम बहुत चिल्ला रहे हो। आदमी चुपचाप पैसे ले लेता है। अब योन होमिन के पास आती है तो होमिन पूछती है क्या आप उसे जानती हैं? तो नाम ही जवाब देते हुए कहती है हमारा ऑफिस जाना ही ठीक होगा, मैं कार लेकर आती हूँ, तुम आराम से बाहर आ जाना। अब वो रेस्टोरेंट से बाहर
बाहर आती है तो वेटर भी उसके पीछे आती है और पूछती है हमारे बीच क्यों आई, मैं खुद संभाल लेती। योन कहती है मुझसे लड़ने क्यों आई हो, मेरी जगह कोई और होता तो भी क्या ऐसा ही करती, नहीं ना, तुम तो उनका शुक्रिया करती, तुम बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स से रूठ कर बैठना ही आता है। फिर जाने लगती है तो लड़की उसे मम्मा कह के बुलाती है। जैसे ही वो घूमती है तो कहती है आपसे बात कर सकती हूँ। योन कहती है हाँ कर सकती हो। तो कहती है फिर आपका नंबर दीजिए। योन उसे अपना कार्ड देती है और फिर जाने लगती है तो कहती है ज्यादा कॉल नहीं करूंगी। योन कहती है ठीक है। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी और वो चली जाती है। वहीं होमिन भी सब कुछ देख रही थी पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं इधर नायोन चेयुन के साथ काफी घुल मिल गई थी। वो उसके साथ हर रात वॉक पर जाने लगी थी। ऑफिस में बेटी होती है तो चेयुन का टेक्स्ट आता है कि आज रात आप फ्री है क्या, साथ में होटल रूम का पता भी भेजता है। पर नायोन ये पढ़कर थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं चेयुन हादुसिक के ऑफिस में होता है। हादुसिक पूछता है कि तुमने फोटो ली भी थी या भूल गए। तो कहता है फोटो तो ली थी पर गलती से डिलीट हो गई। ये सुनकर हादुसिक चिल्लाता है कि एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाए। तभी चेयुन बताता है कि इस बुधवार को वो लोग फिर से एक होटल रूम में मिलने वाले हैं। ये सुनकर हादुसिक खुश होते हुए कहता है ये नायोन तो काफी प्यासी लगती है, इस बार कोई गलती मत करना। तो कहता है जी सर नहीं करूंगा। जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो अटर्नी यून उसे देख रहा होता है और उस पल को याद करता है जब मिस्टर जी और उसने मिलकर नायोन को समझाया था कि मिस्टर को आपको हटाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर चुके होंगे। तभी नायोन बताती है कि कुछ दिनों पहले उसे हादुसिक ने मिलने बुलाया था। मिस्टर जी कहता है वो तो मिस्टर को का ही आदमी है। यून बताता है कि वो छुप कर वार करता है, जैसे कोई वीडियो बनाकर धमकी देकर काम निकलवाता है। उसके तरीके बहुत ही गंदे हैं। नायोन पूछती है गंदे तरीके मतलब। तो मिस्टर जी कहता है जैसे औरतों के साथ घूमना, उनके साथ अफेयर करना, उनकी पर्सनल वीडियो बनाना। यून कहता है वो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा क्योंकि उसे बस वही करना आता है। नायोन पूछती है क्या मतलब वो मुझसे अफेयर करने के लिए किसी आदमी को भेजेगा। तो मिस्टर जी कहता है हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि एक बार कोई टोटका काम कर जाए तो लोग उसे बार बार यूज करते हैं। ये सुनकर नायोन चौंक जाती है। अगले दिन कोर्ट में होमिन बताती है कि पीड़ित चेसोयून ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करती थी और पिछले 3 सालों में उस पे 12 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का रिकॉर्ड है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है कि उसकी माँ ने ही मेल करके उसे सारी बात बताई थी। उसकी माँ ने बताया कि जब चेसोयून स्कूल में थी तब एक बार ग्रीन लाइट में बिना देखे रोड को क्रॉस करते हुए उसकी कार से टकराती हुई बची थी। हालांकि वहाँ पर पुल और सुरंग भी बने थे पर उसे तो बीचों बीच रोड पार करनी थी। ऐसी हैबिट्स जल्दी से नहीं जाती। फिर होमिन ने अपनी टीम की मदद से हादसे वाली जगह की पिछले 6 महीने की कैमरा फुटेज निकाली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। होमिन बताती है कि जिस जगह पर आरोपी ने पीड़ित के सर पे मारा था वहाँ के बार में पीड़ित अक्सर जाया करती थी। पिछले 6 महीने में लगभग 34 बार वो वहाँ पर गई थी और हर बार उसने गलत तरीके से ही सड़क को पार किया। तभी पीड़ित की माँ खड़ी होकर कहती है इसका मतलब अपनी मौत के लिए मेरी बेटी खुद ही जिम्मेदार थी, ये सब क्या लगा रखा है। जज साहिबा उसे शांत होने के लिए कहती है। होमिन कहती है इस केस को कत्ल की तरह नहीं बल्कि 2 अलग घटनाएं मानिए। पहली घटना सिर पर चोट लगना और दूसरी घटना गाड़ी से टकराकर हुए एक्सीडेंट से मौत होना। सरकारी वकील अपनी दलील में 25 साल की सजा की मांग करता है। जज साहिबा कहती है बचाव पक्ष अपनी आखिरी दलील पेश कीजिए और होमिन कोर्ट में वो फुटेज दिखाती है जो उसकी माँ ने अब तक संभाल कर रखी थी। उस फुटेज में चेसोयून ने कई अलग अलग तरीकों से योंगमी के साथ हिंसा की थी जब वो स्कूल में थी। होमिन बताती है कि स्कूल में हिंसा की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई जिसने उसे गुनहगार बना दिया। अब जज साहिबा अपना फैसला सुनाती है कि आरोपी के ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम को खारिज किया जाता है और दोनों घटनाओं को अलग मानते हुए आरोपी को 2 साल की जेल होती है। ये सुनते ही योंगमी की सांस में सांस आती है। पुलिस वाले के साथ जाने से पहले वो होमिन का शुक्रिया करती है। रात में होमिन ऑफिस की छत पे अकेली बैठी होती है। तभी अचानक यून की आवाज सुनकर डर जाती है। यून कहता है मुझे तो लगा सब लोग पार्टी कर रहे हो। तो कहती है हाँ सब लोग पास में कुछ खाने गए हैं। अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी यून कहता है आज का मुकदमा मेरे आज तक देखे हुए बेहतरीन मुकदमों में से एक था। ये सुनकर होमिन चौंकते हुए कहती है क्या सच में? तो यून कहता है आज तुमने अपनी दलील बहुत सफाई से पेश की, वाकई बहुत अच्छा काम किया। होमिन कहते हैं सर आपने भी अच्छा काम किया। तो यून पूछता है वो कैसे? तो आज तक समझाई उनकी हर एक बात को याद करके उन्हें बताती है। फिर कहती है सर आपको एक बात बताऊं, आपकी कारीगरी कमाल है। अपने साथ काम करने वालों की कमियों को तराश कर धीरे धीरे उनकी कमजोरियों को दूर करते हैं और उनकी छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकालते हैं। फिर पूछती है तो आज तक आपने जितनों को तराशा है उनमें सबसे बेहतरीन कौन बताएंगे? तो यून लीजिन का नाम लेता है और वो थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी यून होमिन का नाम लेता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। ये देखकर यून भी हंसने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।